नमस्कार। द डेजर्ट एक्सप्रेस के चुनावी रण में मैं मनीषा शर्मा आपका स्वागत करती हूं। आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूं अजमेर नगर निगम की तेज तर्रार नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी कोली से, जो ना सिर्फ उच्च शिक्षित हैं बल्कि एक बहुत बढ़िया और बहुत बड़ा विज़न लेकर चलती हैं अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र को विकसित करने का। क्योंकि द्रौपदी कोली अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से दावेदारी कर रही हैं, उच्च शिक्षित हैं, इसीलिए ये शिक्षा और रोज़गार के महत्व को जानती हैं। द्रौपदी कोली एक ऐसा नाम जो कि सिर्फ टॉप पर पहुंचने की ख्वाहिश नहीं रखता, बल्कि ये ज़मीन पर बहता हुआ वो पानी है जो हर एक तक पहुंचता है। द्रौपदी कोली ने अपने इतने सालों के राजनीतिक करियर में जनता के बीच एक खास पहचान बनाई है। तो आज हम आपको रूबरू करवा रहे हैं नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी कोली से। द्रौपदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आपके चैनल पर जो आप मेरे को जनता के बीच में अपनी बात रखने का मौका दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। द्रौपदी जी, आप अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से विधायक पद के लिए दावेदारी कर रही हैं। टिकट की मांग की है आपने कांग्रेस से। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को अपने राजनीतिक करियर के बारे में बताएं। मैं अपने राजनीतिक करियर में 1986 में, जब मैं फर्स्ट ईयर में गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लिया, पहले वैसे स्कूल लाइन में भी मैं करती रहती थी समाज सेवा का काम, लेकिन 1986 में जब मैंने गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लिया तो मैंने NSUI से जुड़ी और वहाँ पर CR का चुनाव लड़ा और मैं CR रही क्लास की। उसके बाद मैं NSUI में काम किया, फिर यूथ कांग्रेस में काम किया, उसके बाद ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में काम किया, फिर जिला कांग्रेस कमेटी में काम किया और फिर कच्ची बस्ती प्रकोष्ठ में भी काम किया। फिर सेवा दल में मुझे काम करने का मौका मिला, इसलिए मैं संगठन में लगातार काम करती आ रही हूँ। आप सेवा दल के महिला विंग की अध्यक्ष भी हैं। सेवा दल में आपकी सक्रियता कब से? मैं सेवा दल में 2017 से बिल्कुल सक्रिय हूँ और पहले भी सेवा दल में जुड़ी हुई थी, लेकिन 2017 से मुझे जिला सेवा दल का महिला विंग का अजमेर का अध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद बिल्कुल सक्रिय रही, मेरी टीम पूरी सक्रिय है। कम से कम नहीं तो मैंने फिर सेवा दल की महिलाओं को जोड़ा और 150 से 200 महिलाएं अजमेर में सेवा दल की काम कर रही है, जो सरकार की जो भी रीति नीति होती है उनमें पूरा बढ़ चढ़ के भाग देती है और जनता को उससे पूरा मदद करने की कोशिश करती है। हर कैंप में मेरी सेवा दल की महिला टीम काम करती है और आज भी जो मोबाइल वितरित किए जा रहे हैं उसमें भी मेरी हर सेंटर पर 10 महिलाएं उस पर काम करती है, जिससे कि कोई जनता में जो भी महिला हैं उनको कोई भी असुविधा ना हो, ऐसा हम लोग काम करते हैं। द्रौपदी जी, आप उच्च शिक्षित हैं और क्षेत्र के बीच में से ही निकल कर आई हैं, क्षेत्र की जनता से आप अच्छी तरह से रूबरू हैं। तो मैं सबसे पहले जानना चाहूँगी कि आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या रही? मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि ये है कि देखिए, हम 4 बहन 1 भाई है और मेरे पापा रेलवे में काम करते थे, रेलवे में MCF थे और रेलवे से रिटायरमेंट हुआ। मेरा एक भाई है, वो बिज़नेस करता है और हमारे फैक्ट्री थी, लोहे की फैक्ट्री डाली हमने। उसके बाद हम बिज़नेस से जुड़े, तो मैं मेरे साथ, क्योंकि मैंने शादी नहीं की, बाकी बहन भाइयों की शादी की और मैं भाई के साथ बिज़नेस से जुड़ी हुई हूँ और मैंने कुछ समय BED कॉलेज में भी पढ़ाया। तो इस तरह से मैं जनता से लगातार जुड़ी रहती हूँ। द्रौपदी जी, आपने 2 साल पहले निकाय चुनावों में पार्षद का चुनाव लड़ा, आप पार्षद भी बनी। इससे पहले आपने कब और कौन से चुनाव लड़े? इससे पहले मेरे को पार्टी ने 1990 में, मुझे जब जस्ट मैंने 89 में ग्रेजुएशन किया, उसके बाद 90 में पार्टी ने मुझे नगर निगम, उस समय नगर परिषद हुआ करती थी, चुनाव के लिए टिकट दिया और मैं भारी मतों से जीत कर आई। उस समय मेरी मात्र उम्र 21 साल थी। उस समय से मैं पार्टी में सक्रिय कार्यकर्ता हूँ और चुनाव के लिए जब पार्टी ने मुझे मौका दिया तब तक चुनाव लड़ा। मैंने 2015 में भी चुनाव लड़ा, 2021 में चुनाव लड़ा और मैं जीत हासिल की है। अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से अगर देखा जाए तो हेमंत भाटी जो उद्योगपति हैं और 2 बार पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, हालांकि चुनाव हार गए थे, वो भी दावेदारी कर रहे हैं। डॉक्टर राजकुमार जयपाल जो पूर्व में विधायक रह चुके हैं, उनकी भी दावेदारी है और इनके अलावा कई ऐसे दिग्गज कांग्रेस के हैं जो अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से दावेदारी कर रहे हैं। तो इन दिग्गजों की दावेदारी के सामने आप अपनी दावेदारी को कितना मजबूत मानती हैं?
देखिए, मैं अपनी दावेदारी को बिल्कुल मजबूत मानती हूँ, क्योंकि मैं जनता के बीच की हूँ और जनता के लिए काम करने के लिए अपनी दावेदारी पेश की है। और मैंने आज तक पार्टी की रीति नीति के अनुसार पार्टी में सक्रिय भूमिका निभाई है, और इसलिए मैं अपनी दावेदारी को मजबूती से पेश कर रही हूँ। और जनता भी चाहती है कि बदलाव चाहिए, और हमको इस तरह का कोई सशक्त नेता चाहिए जो हमारे बीच का और हमारी बात सुनने वाला हो। और इसी तरह से मैं जनता के बीच में रहकर उनकी बात सुनती हूँ, और इसीलिए मेरी दावेदारी पक्की समझती हूँ मैं। देखिए, जब आपको नेता प्रतिपक्ष बनाया जा रहा था तब भी आप ही की पार्टी के पार्षदों द्वारा विरोध के स्वर मुखर किए गए थे, कई विरोधी आपके सामने आए थे। तो ऐसे में आपको जब अपनी ही पार्टी के लोगों का विरोध झेलना पड़ता है तब आप क्या महसूस करते हैं? देखिए, ये तो क्या होता है, कभी कभी मेरे को जब नेता प्रतिपक्ष बनाया तो जो हमारे साथी पार्षद थे वो भी नेता प्रतिपक्ष की दावेदारी कर रहे थे। कहीं उनको कोई मौका नहीं मिला, तो कई बार होता है कि किसी को मौका नहीं मिलता तो वो अपनी बात को कहने के लिए स्वतंत्र है। और हमारे कांग्रेस में तो लोकतंत्र की परंपरा अपना रखी है, इसीलिए लोकतंत्र के अनुसार हर आदमी अपनी बात को कह सकता है। और उन्होंने इस नाते विरोध भी किया। मेरा विरोध नहीं था, उनका विरोध ये था कि आपने हमें नहीं बनाकर एक महिला को आपने नेता प्रतिपक्ष बना दिया। लेकिन आज सारे भाई, मेरे कांग्रेसी भाई मेरे साथ है। और पूर्व में भी उनसे जब मेरी बात हुई कि भाई आप मेरा किस बात से विरोध कर रहे हो, मैंने क्या आप लोगों के साथ कभी साथ नहीं निभाया, तो उन्होंने यही कहा आपका कभी हमने कोई विरोध नहीं किया और आपका कोई विरोध नहीं है। और अभी भी वो मेरे साथ है, पहले भी खड़े थे और आज भी खड़े। कुछ मनमुटाव हो सकते हैं, वो हमारे दूर हो गए। मतलब मतभेद था, मनभेद नहीं था। अब जब आप दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से विधायक पद के लिए दावेदारी कर रही हैं, प्रत्याशी के तौर पर आप टिकट मांग रही हैं, तो आपके क्षेत्र की जनता का आपको कितना सपोर्ट मिल रहा है? मेरी क्षेत्र की जनता मुझे 100% मुझे विश्वास है कि 100% मेरा साथ देगी। क्यों? क्योंकि जनता के बीच की हूँ मैं, और जनता के बीच में रहती हूँ। जब भी जिसको मौका ज़रूरत होती है, जब भी किसी को कोई काम की ज़रूरत हो, कोई भी मेरे घर पर ऐसा नहीं है, समय की कोई पाबंदी नहीं है मेरे घर पर, या वो मुझे फ़ोन करके भी कहे तो मैं उनके जहाँ पर जिसको ज़रूरत होती है मैं पहुँच जाती हूँ। इसलिए जनता चाहती है कि हमें ऐसा नेता चाहिए, और इसीलिए मैंने अपनी दावेदारी। देखिए, अभी इस वक्त कांग्रेस में देखा जाए तो सचिन पायलट गुट और गहलोत गुट, दो गुट बने हुए हैं। हर कोई किसी न किसी गुट से अपनी नज़दीकी बढ़ा रहा है और बताता भी है, इस चीज़ का दावा भी करता है। तो आपकी नज़दीकी किस गुट से मानी जाए? देखिए, मैं एक सेवा दल की कार्यकर्ता हूँ, और सेवा दल एक ऐसा दल है जो कि हमारा जमीन का सेवा दल है। और सेवा दल कभी किसी गुटबाजी में नहीं होता, पार्टी की रीति नीति के लिए काम करता है, और वही काम मैं कर रही हूँ। मुझे अगर गहलोत साहब आदेश देंगे तो मैं गहलोत साहब का काम करती हूँ। अगर पायलट साहब अगर जनता की मतलब कांग्रेस के लिए काम करते हैं और कांग्रेस की बात कहेंगे तो मैं उनका भी काम करूँगी, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं पार्टी के साथ हूँ, पार्टी की रीति नीति के साथ हूँ, और मेरे को गहलोत साहब ने ही बहुत सपोर्ट किया। इसलिए गहलोत साहब भी मेरे माननीय सम्माननीय हैं, क्योंकि गहलोत साहब आज जो मैं जिस पद पे हूँ वो मेरे को गहलोत साहब की ही देन है। देखिए, आप गुटबाजी से बिल्कुल अलग हैं। आपने क्षेत्र के अंदर एक सशक्त छवि पेश की है। आप उच्च शिक्षित भी हैं, लेकिन अगर अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में देखा जाए तो आरक्षित वर्ग सबसे ज़्यादा यहीं निवास करता है। ऐसे में यहाँ सिर्फ पुरुषों में नहीं, महिलाओं में भी शिक्षा की काफ़ी कमी है, रोज़गार की काफ़ी कमी है। तो यदि आप विधायक बनते हैं तो आप इन दो कमियों को पूरा करने के लिए, क्योंकि बेसिक कमियां हैं, इनको पूरा करने के लिए आपकी रणनीति क्या रहेगी? इनको पूरा करने के लिए देखिए, हमारी रणनीति ये रहेगी कि जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनका हम लोग सहयोग लेंगे। और पहले भी हम लोग जब काम करते थे तो उसमें हम कोचिंग सेंटर चलाते थे, बच्चों को एक मोटिवेशन क्लास लेते थे। इसी तरह से मेरे को ऐसा लगता है कि वापस से उसकी आवश्यकता है, और बच्चों को मोटिवेशन क्लास होनी चाहिए, बच्चों को इस तरह से सिखाया जाना चाहिए, पढ़ाया जाना चाहिए, उनको रोज़गार के साधन उपलब्ध कराना चाहिए, ट्रेनिंग प्रोग्राम से जोड़ना चाहिए। तो इस तरह से हम बच्चों के बीच में रहकर इस तरह के काम करेंगे, जिससे बच्चे अपनी राय दे सके, उनको उनकी राय के आधार पर काम करेंगे तो वो भी संतुष्ट होंगे और काम करने के लिए सक्रिय भूमिका निभाएंगे, और नशाबंदी से दूर होने की कोशिश करेंगे। लेकिन नशाबंदी की जो आपने बात कही है, तो क्षेत्र की जो महिलाएं हैं, आरक्षित वर्ग के अंदर माना जाता है कि नशा जो है वो सबसे बड़ी कमी है, सबसे बड़ा श्राप है आरक्षित वर्ग के लिए। और अगर देखा जाए तो महिलाएं इसका सबसे बड़ा दंश भुगतती हैं। तो यदि आप विधायक बनते हैं तो आपकी रणनीति क्या रहेगी समाज को इस बुराई से बचाने के लिए? हमारी रणनीति ये रहेगी कि जितनी भी महिलाएं हैं
वो संगठन में काम कर ही रही हैं और भी उनको सक्रिय करेंगे और सरकार को भी कहेंगे कि जो सरकार की योजना है, जो सरकार के नियम है, वो काम नियम से किए जाने चाहिए। अगर नियम से नहीं है तो उसका हम विरोध करेंगे और सरकार के अनुसार सरकार को भी अपने प्रस्ताव भेजेंगे कि यहाँ कम से कम नशे की दुकानें खोली जाएं, जिससे कि नशा मुक्ति से उनको दूर किया जा सके। आप नशे के खिलाफ रणनीति की बात कर रही हैं, तो अगर देखा जाए तो क्षेत्र में नशे के लिए जो शराब की दुकानें हैं वो भी पास पास हैं, कोई अपना धंधा इजी गोइंग बंद नहीं करेगा। और कई जनप्रतिनिधि हैं जैसे पार्षद काजल यादव हैं, वो भी इसके खिलाफ मुखर होकर आवाज़ उठा चुकी हैं, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। जहां दुकानें थी वहीं की वहीं हैं। तब आपकी रणनीति क्या होगी? क्योंकि दबाव आप पर भी आएगा, आपको हो सकता है कि कई बार कानूनी दावपेच भी अपनाने पड़ जाएं, तब आपकी रणनीति क्या रहेगी? बिल्कुल, देखिए मेरी आज तक की रणनीति है, आप देख भी सकते हैं, मैं कभी दबाव के आगे नहीं झुकी हूँ और आगे भी नहीं झुकूंगी। और कभी अगर ऐसी कानून की पेचीदा चीज़ें आई तो मैंने भी खुद ने भी LLB किया, जनता के लिए मैं खुद लड़ाई लड़ूंगी और कानून के रूप में भी लड़ाई लड़ूंगी। द्रौपदी जी, क्षेत्र के अंदर गरीब तबके के लोग ज़्यादा निवास करते हैं। हमारा अजमेर दक्षिण का जो क्षेत्र है, यहाँ गरीब तबका काफ़ी है, जिनकी अपनी अलग समस्याएं हैं। राशन भी उनमें से एक बड़ी समस्या है। राशन की दुकानें कहीं हैं कहीं नहीं हैं, और कई जगह दुकानें जहाँ हैं वहाँ अच्छी गुणवत्ता का सामान नहीं मिल रहा। गुणवत्ता जो है उसकी बिल्कुल लोअर क्वालिटी की है। तो इस मामले में आपकी रणनीति क्या रहेगी? क्योंकि गरीब तबके के लोगों का सहारा होती हैं ये राशन की दुकानें। देखिए, आज तक हमारी जो गहलोत सरकार है उन्होंने हमेशा गुणवत्ता का बहुत ध्यान रखा है और गुणवत्ता के आधार पर जितने भी हमारे को अगर ऐसी खबर आती है तो हम खुद राशन की दुकान पर अभी भी जाते हैं। ऐसा नहीं कि मैं चुनाव लड़ूंगी और MLA बनूंगी मान लो तो ही मैं जाऊंगी। अभी हम लोग राशन की दुकान पर जाते हैं, चेक करते हैं, अगर ऐसा कुछ सामान गलत आ जाता है तो हम दोबारा रिटर्न करवाते हैं और दूसरा सामान दिलाते हैं। और अगर ऐसा लगता है कि राशन की दुकानें कम है तो हम सरकार से डिमांड करेंगे और राशन की दुकानें बढ़वाएंगे। क्योंकि गहलोत सरकार जी, हमारे अशोक गहलोत जी चाहते हैं कि जनता कभी भी कोई दुखी न रहे और इस लाइन पर वो काम करो और उसी लाइन पर उनके मार्गदर्शन पर हम काम कर रहे हैं। वो जैसा हमको आदेश देते हैं या वो जैसी स्कीम निकालते हैं वो जनता के लिए भली होती है और जनता के काम की चीज़ होती है। तो हम जनता के लिए बीच में पूरी तरह से उस योजना को लेके जाते हैं और जनता को पूरी तरह से फ़ायदा दिलाने की कोशिश करते हैं। तो अगर ऐसी कहीं लगता है कि भाई राशन की दुकान में इस तरह का कोई है तो हम जाँच करवाने की कोशिश करते हैं और जाँच करवाते हैं पूरी तरह से। देखिए, जल भराव की समस्या अजमेर दक्षिण के लिए इस वक्त जीने मरने का सवाल बन जाती है। जब बारिश आती है अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के हाल सबसे ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। गरीब लोगों के घरों के बर्तन तक बहने की स्थिति आ जाती है। तो ये जो समस्या है ये एक अभिशाप बन चुकी है और हर साल हमारे लिए बढ़ती चली जा रही है। तो इसके निस्तारण के लिए आपका कदम क्या होगा? देखिए, इसके निस्तारण के लिए मैं पहले भी लड़ रही हूँ और आज तक मैं लड़ रही हूँ इसके लिए, क्योंकि MLA अनीता बदेल जी से भी मैंने कई बार 2-3 बार कहा, लेकिन उन्होंने क्या करा, सारे उल्टे उल्टे नालों को जो जनता के बीच में से जा रहे हैं उनको, जो स्कैप चैनल के नाले हैं उनकी गहराई कम कर दी, उनकी चौड़ाई कम कर दी। इस वजह से जनता के बीच में पानी ज़्यादा भरने लग गया। और मैं भी इस बात को मानती हूँ कि जनता बहुत दुखी होती है। मैं खुद भी इस बात को जब देखती हूँ तो मुझे अपने आप को भी बहुत लगता है कि हम क्या हैं, जनता का भला नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर ऐसा हुआ कि भाई मैं MLA बनूंगी तो सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी ये रहेगी कि जनता को इस पानी से कैसे निजात दिलाया जाए। उसके लिए मैंने खुद ने भी प्लान कर रखा है। जैसे आना सागर झील है, आना सागर झील की आपने देखा होगा, उसकी गहराई उसको कम कर दिया गया। 7 वंडर्स इनके राज में बनाए बीजेपी ने, खुद ने 7 वंडर्स मुख्यमंत्री अशोक वसुंधरा जी के समय में पाथवे और ये सब बना, इनके खुद के पत्थर लगे हुए उद्घाटन पर। आज ये मुकरे तो कोई वो नहीं है, लेकिन हमने वो NGT ने उसका फैसला आ गया, वो टूटेंगे और गहरा होगा। और ऐसे मेरी कलेक्टर साहब से भी बात हुई थी कि आना सागर जो स्कैप चैनल है उसके लिए एक प्लान भी होना चाहिए। अगर आना सागर भर जाता है तो फिर उसको जब खाली करते हैं तो कहाँ जाता है, गाँव में पानी भरता है। हमें कोई ऐसा भी तालाब बनाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए हमारे अशोक गहलोत जी ने ग्रामीण रोजगार का वो चला रखा और शहरी रोजगार भी, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार से भी लोगों को जोड़ रखा जिससे कि बेरोजगारी कम हो। तो हम उसके तहत प्लान करेंगे और उसमें कोई तालाब बनवाएंगे जिससे कि उस पानी को वहाँ शिफ्ट किया जा सके, जनता के बीच में वो पानी ना आए। देखिए, आपने अभी जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की बात की, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट भले ही बीजेपी के कार्यकाल में आया है, केंद्र सरकार का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, अजमेर में इसकी मूल भावना ही परिवर्तित कर दी गई है, लेकिन इस सब की खबर राज्य सरकार को भी तो थी। राज्य सरकार को खबर थी, फिर भी सरकार की नाक के नीचे ये सारा कंस्ट्रक्शन हुआ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्चुअल तरीके से 7 वंडर्स पार्क का उद्घाटन भी किया था। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि इन सारी जो तबाह चीज़ें हुई हैं, इस सारी बर्बादी को रोकने में कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनकी इच्छा शक्ति कम रही?
नहीं, समय समय पे कांग्रेस के कार्यकर्ता ने आंदोलन किया है, समय समय पे कहा। देखिए, जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है, आप कह रहे हो केंद्र सरकार का, मानती हूँ केंद्र सरकार का, इसमें जो कमेटी बनी हुई है, आप देखिए कल तो हमारे महापौर हैं, वो उपाध्यक्ष है इसमें। अगर हमारी महापौर चाहती तो हर चीज़ का विरोध करके उसको कैंसिल करवा सकते थे। समिति में सदस्य कौन है? 3 कमेटी के सदस्य तो यही है, 2 एमएलए हैं और एक महापौर है और एक कलेक्टर साहब है, 5-7 जनों की समिति है। तो इन लोगों का, इनका जबकि बहुमत था, अगर मान लीजिए, मैं मानती हूँ, मान लीजिए इनको लगता है कि राजस्थान सरकार गलत कर रही है, तो इनको विरोध करना चाहिए। इन्होंने तो आज तक कभी कोई किसी चीज़ का विरोध ही नहीं किया, आज तक कभी कहा ही नहीं कि गलत बन रहा। तो कई बार ये ज्ञापन देने भी गए हैं, विधायक देवनानी जी गए हैं और कई बीजेपी नेता, उप महापौर जो हैं नीरज जैन जी, ये भी ज्ञापन देने गए हैं कि जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है अतिक्रमण है, इस संबंध में ज्ञापन भी दिए इन लोगों ने। तो आपको ऐसा लगता है मतलब जो इन्होंने ज्ञापन दिए वो सिर्फ एक दिखावा था? बिल्कुल दिखावा था, ये तो खुद ही कंस्ट्रक्शन का उसमें अतिक्रमण करवा रहे हैं। आपने देखा होगा कि वहाँ पर कितनी बिल्डिंगें बनी, किसके सहयोग से बनी? नगर निगम के सहयोग से बनी ना। तो फिर कैसे नहीं टूटी, क्यों नहीं टूटी? क्यों? अधिकार तो नगर निगम को था, तोड़ना चाहिए था, महापौर को तोड़ना चाहिए, उप महापौर को लड़ना चाहिए। लेकिन ये सब दिखावा है, कुछ नहीं है, पार्टीबाजी है, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने का काम है। अगर आपकी इच्छा शक्ति इतनी है तो चाहे कोई भी हो, चाहे मेरा पार्टी का आदमी हो, गलत कर रहा तो उसका विरोध करना चाहिए और उसको सही रास्ते पे लाना चाहिए। जब हमारे पास पद है, हमारे पास शक्ति है, हम अपनी शक्ति का पूरा उपयोग करना चाहिए था। देखिए, जलभराव की जो समस्या है, अजमेर बिल्कुल डूबने के कगार पे आ जाता है थोड़ी देर की बारिश में। इस समस्या से निजात पाने के लिए कई शहर के जो कई बुद्धिजीवी हैं, उन लोगों ने प्रशासन को कई बार सुझाव दिए हैं। कई बार ऐसा हुआ है, महेंद्र सिंह जी रलावता, उन्होंने भी अजमेर शहर की जो पुरानी हिस्ट्री है उसके हिसाब से बताया था कि इस जलभराव की समस्या से कैसे निजात पाया जा सकता है, आना सागर को किन किन तालाबों से जोड़ दिया जाए। तो क्या आपको लगता है कि अगर आप विधानसभा के अंदर पहुंच जाती हैं विधायक के तौर पर, अजमेर दक्षिण विधानसभा, तो आप अजमेर को बचाने के लिए ये जो पुराना ड्रेनेज सिस्टम था, पुराना एस्केप चैनल जो था और पुराना ड्रेनेज सिस्टम जो था, इसको वापस से लागू करवा पाएंगे? बिल्कुल करवा पाऊंगी, क्योंकि देखिए अजमेर की जो भौगोलिक स्थिति एक कटोरा नुमा है। अजमेर क्योंकि मैं ज्योग्राफी की स्टूडेंट हूँ, मैंने एमए ज्योग्राफी में किया, मुझे पता है कि कैसे अजमेर की भौगोलिक स्थिति है। क्योंकि हम लोग तो जब पढ़ते थे, हमने सर्वे भी किया, सब हमारे पास है, इस तरह के प्लान भी है। तो मैं विधानसभा में मजबूती से अपना पक्ष रखूंगी, पक्ष ही नहीं रखूंगी जब तक इस समस्या से निजात नहीं होगी। मैं लड़ूंगी और जनता के लिए, लड़ाई के लिए मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े, धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल तक करनी पड़े, तो मैं करूंगी और वो जनता को निजात दिला के रहूंगी। चलिए, आपके इरादे काफ़ी मजबूत हैं। अब मैं एक सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जब आप नेता प्रतिपक्ष बनी तब भी आपको विरोध झेलना पड़ा था। आपने चलिए ये बयान दिया कि मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं है, लेकिन अब जब आप विधायक पद के लिए दावेदारी कर रही हैं, टिकट मांग रही हैं, तो आपको लगता है इस बार भी आपको विरोध झेलना पड़ेगा? देखिए, कोई भी चीज़ हो, अब मैं 4 लोग मांग रहे हैं तो थोड़ा बहुत उनके मन में कसाट भी होगी, उनके मन में लगेगा भी कि हमको टिकट नहीं दिया, तो थोड़ी बहुत उनके मन में दुविधा होगी और वो थोड़ा विरोध भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब पार्टी की रीति नीति, पार्टी की बात आती है तो मेरे साथ खड़े होंगे। मैं उनको जाऊंगी उनके पास जाके, मैं क्योंकि एक छोटी सी कार्यकर्ता हूँ, बड़े नेता है, मुझे कहीं कतई कोई आपत्ति नहीं है और मैं उनके साथ मिलके और उनको साथ लेकर काम करूंगी और उनको साथ लेकर ही चुनाव लड़ूंगी। मैं कभी किसी से दूर होकर चुनाव नहीं लड़ूंगी, क्योंकि हमारे जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा, तभी हमारी जीत हासिल होगी और उसके लिए हम सब लड़ेंगे। और वो मेरे को पूर्ण विश्वास है कि वो सब लोग, अगर मुझे टिकट मिलता है तो वो सब लोग मेरे साथ आएंगे। टिकट की लड़ाई तक अलग है, सबको अपना अपना टिकट की दावेदारी करने का अधिकार है और हर आदमी अपनी दावेदारी कर सकता है। लेकिन जब पार्टी अगर एक को टिकट देती है तो पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के पदाधिकारी, पार्टी के नेता सब पार्टी के झंडे के नीचे आते हैं और उसके तहत हम जीत भी हासिल कर पाएंगे। देखिए, अभी टिकट के लिए दावेदारी के लिए सुनने में आ रहा है कि जो कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे हैं स्वर्गीय ललित भाटी जी, उनकी पत्नी चंदा देवी भी जो हैं वो टिकट के लिए दावेदारी कर रही हैं। तो आपको क्या लगता है, पार्टी उनको टिकट दे सकती है? देखिए, पार्टी में मैंने अभी आपको बताया था, लोकतंत्र है, हर आदमी पार्टी में टिकट मांगने का अधिकारी है और इसके तहत उन्होंने अपनी दावेदारी भी पेश की है। अब ये पार्टी को देखना है कि कौन सक्रिय काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। ललित भाई साहब के साथ तो नहीं लगी चंदा देवी जी। अगर उनको चुनाव लड़ना था तो ललित भाटी जी जिंदा थे, तब तो मैंने कभी उनको फील्ड में देखा नहीं। मैं तो ललित भाटी के, क्योंकि मेरे गुरु रहे हैं ललित भाटी, तो मैंने तो देखा है, उनके साथ रही हूँ, उनके साथ काम करने का मौका मिला मुझे। तो मैंने तो कभी भाभी को साथ में देखा नहीं, उनको कभी पार्टी के किसी भी मीटिंग में जाने का, कभी मीटिंग में आने का, या पार्टी के पदाधिकारियों से मिलने का,
या कभी उनके साथ चुनाव में जाने का, कैंपेनिंग करने का, कभी भी उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब क्यों कर रही हैं दावेदारी, अब ये तो मुझे नहीं पता। अब वो स्वतंत्र दावेदारी कर सकती है और पार्टी का डिसीजन है। तो मतलब आप उनकी दावेदारी को मजबूत नहीं मानती हैं, लेकिन भाटी परिवार से हेमंत भाटी 2 बार टिकट मिल भी चुका है पहले उनको और हार भी चुके हैं। आपको लगता है कि इस बार भी पार्टी को उन पर भरोसा करके उन्हें टिकट दे देना चाहिए? देखिए, पार्टी को है ना, सभी को मौका देना चाहिए। अब 2 बार वो हार गए, तो अगर उन्हीं को ही मौका देते रहेंगे तो बाकी पार्टी के कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं? पार्टी के कार्यकर्ता इसी उम्मीद पे काम करते हैं ना कि भाई हमारा भी आगे मौका आएगा, हमें भी मौका मिलेगा पार्टी में सेवा करने का, तो हमें भी सरकार में भागीदारी निभाने का मौका मिलेगा और हम जनता के बीच में उस भागीदारी को निभा पाएंगे। तो अगर पार्टी ऐसा करेगी कि एक एक व्यक्ति जो हार रहा है उसी उसको टिकट देती रहेगी, तो फिर इससे क्या मनोबल टूटता है कार्यकर्ता का। तो पार्टी इस बात के लिए बहुत सक्रिय है और पार्टी इस बार ऐसा नहीं करेगी। देखिए, आपने कार्यकर्ताओं की बात की, आप खुद एक सक्रिय कार्यकर्ता हैं, ग्राउंड लेवल पर जाकर काम करती हैं। मैं आपसे एक छोटा सा स्पष्ट सवाल पूछना चाहूँगी कि क्या कांग्रेस में ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को तवज्जो दी जाती है? क्योंकि अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र को भी अगर आप देखें तो कई ऐसे दावेदार थे जो इतने बरसों से चुनावों के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जहां नाम सामने आया कि धर्मेंद्र राठौड़ जो हैं आरटीडीसी चेयरमैन, वो अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से दावेदारी कर सकते हैं, तो उन्होंने अपने कदम पीछे खींच लिए, दावेदारी नहीं कर रहे, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं मन में ये लगता है कि जो धर्मेंद्र सिंह राठौड़ हैं वो सीएम गहलोत के करीबी हैं, तो उनकी दावेदारी उनके सामने नहीं टिक पाएगी। तो क्या आपको लगता है कि ज़मीनी स्तर के जो कार्यकर्ता हैं उनको तवज्जो दी जाती है कांग्रेस में? मुझे तो लगता है तवज्जो दी जाती है। देखिए, मैं एक ज़मीनी कार्यकर्ता हूँ, आज मुझे इस पोस्ट तक पहुँचाया तो पार्टी नहीं पहुँचाया। और जहाँ तक धर्मेंद्र राठौड़ जी की बात कहूँ तो राठौड़ साहब से मैं मिली हूँ, राठौड़ साहब के साथ काम करने का मौका मिला है। राठौड़ साहब की ऐसी कोई नीयत नहीं है कि भाई अगर पार्टी के कार्यकर्ता कोई टिकट मांगते तो उन्हें द्वेष भावना है। वो हर कार्यकर्ता का काम करने के लिए, हर कार्यकर्ता को सम्मान देने के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं और हमेशा काम कर रहे हैं। और उन्होंने ये तक कहा है कि मैं तो देखिए स्वतंत्र है सब लोग टिकट मांगने के लिए, पार्टी में जिसको टिकट मिलेगा मैं खुद भी उसके साथ काम करूंगा। तो जब उनकी भावना ऐसी है तो लोगों को नहीं सोचना चाहिए, वो तो पार्टी का टिकट है, कोई किसको मिलता है वो बात की बात है, लेकिन पार्टी को कभी भी इस तरह का तोड़ने वाली बातें नहीं करनी चाहिए। देखिए, आप अपनी हर एक बात को बड़ी बेबाकी से रख रही हैं, इसकी हम सराहना करते हैं। अब मैं आपसे एक और जो सवाल करने जा रही हूँ वो कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर है। कांग्रेस में अगर देखा जाए तो प्रदेश स्तर पर सीएम गहलोत और सचिन पायलट के बीच गुटबाजी नजर आई। हालांकि अभी मल्लिकार्जुन खड़गे की साथ में जो बैठक हुई इसमें इन दोनों के बीच में सुलह करवाई गई है और कांग्रेसी नेता उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ये जो सुलह है वो चुनावों तक तो चल जाएगी। लेकिन अगर अजमेर की बात की जाए तो अजमेर में भी कई दिग्गज नेताओं के बीच में कलह सामने आ रही है। आप चाहे नसीम अख्तर इंसाफ ले लीजिए, गोपाल बाहेती ले लीजिए, धर्मेंद्र राठौड़ ले लीजिए, अभी हाल ही में कुछ 2 दिन पहले जो गुटबाजी हुई है, संपत जो नौरत गुजर और इनका गुट है और शिव कुमार बंसल जो हैं, इनके बीच में भी झगड़ा सामने आया है, एक दूसरे पर कोर्ट केस हो रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये जो गुटबाजियां शुरू से लेकर आखिर तक सामने आ रही हैं, इसका, इन गुटबाजियों का नुकसान जो है सीधे तौर पर चुनाव में कांग्रेस को होगा? देखिए, जो ये आपने जो बात कही है सत्य है कि किसी न किसी बात को लेकर इनमें आपस में विवाद हुआ और आपस में केस हुआ, इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। देखिए, पार्टी एक, हमारी जो कांग्रेस पार्टी है एक सिद्धांतिक पार्टी है, एक अनुशासन वाली पार्टी। अगर इस तरह से कोई अनुशासनहीनता करेगा पार्टी में तो पार्टी उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी, ऐसा नहीं है। और जैसे आपने कहा अशोक गहलोत जी की और सचिन पायलट जी की बात कही, उनके भी एक सिद्धांत वाली बात आई थी, तो उन सिद्धांत के ऊपर उनके आपस में बहस चल रही थी। सिद्धांत के ऊपर वो आपस में एक दूसरे को लग रहा था कि मैं जो कह रहा हूँ वो बात सही है, वो मैं कह रहा हूँ। लेकिन जब पार्टी के हमारे बड़े लीडर, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस बात के लिए मध्यस्थता की, तो आज वो सभी लोग एक प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती भी है, लेकिन जब पार्टी की नीति और सिद्धांत की बात आती है तो सब पार्टी के साथ होते हैं और एक लाइन में, एक सुर में पार्टी के साथ काम करते हैं, और वो सब लोग करेंगे। द्रौपदी जी, आप अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से दावेदारी कर रही हैं। इस क्षेत्र के अंदर 20 सालों से विधायक अनीता बधेल का कब्जा रहा है, 20 साल से वो विधायक रही हैं। आप उनके कार्यकाल को किस नज़र से देखती हैं? आपकी नज़र में क्या उनका कार्यकाल जो 20 साल का है, छोटा टाइम पीरियड नहीं होता है, तो क्या आपकी नज़र में ये कार्यकाल फेल है? बिल्कुल फेल है। देखिए, आज एक बच्चा 20 जन्म लिया ना, वो भी युवा हो गया, 20 साल का हो गया, तो आप ये सोचो कि उसके लिए आपने क्या सोचा, यहाँ की जनता के लिए क्या सोचा आपने। मान लिया कि मैंने 5 साल में आदमी काम नहीं कर पाया, लेकिन आपको जनता ने 20 साल दिया है
और 20 साल में आपको कोई ना कोई तो प्रोजेक्ट बनाना चाहिए। ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है, आप बता दीजिए कौन से प्रोजेक्ट बनाए जनता के लिए। उन्होंने कच्ची बस्ती के लिए कोई ऐसा सामुदायिक भवन बनाया, कोई ऐसी चीज़ बनाई, ऐसे कोई ट्रेनिंग सेंटर खोले, कोई ऐसा खेल ग्राउंड बनाया। यहाँ पर आप देखो धोलावाटा से लेके पूरी इतनी कच्ची बस्ती है और यहाँ पर गरीब तबके के लोग रहते हैं, SC ST के लोग रहते हैं। वो तो जैसा भी आम के तालाब में पानी भर गया, लोग गए उनके पास, तो उनका एक ही जवाब था, आपने तालाब में क्यों मकान बना लिए। अरे भाई मकान बना लिए उन्होंने, चलिए मान लिया उनकी गलती है, मकान बना लिया, लेकिन आज मकान बना लिए तो क्या अपन उनको डूबने देंगे? क्या उनको डूबते रहने देंगे? उसकी गलती का खामियाजा ये भुगतने देंगे कि वो मरे उसमें मकान के अंदर? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने उनके लिए सहयोग किया, पूरे मड पंप लगवाए, उनके लिए प्लान बनवाया, और आप देख सकती हो खुद कलेक्टर साहब के पास हमने खुद ने बैठ के उसकी योजना बनवाई है कि उसको किस तरह से नेक्स्ट टाइम पानी से डूबा नहीं जाए। तो ये आप एक क्वेश्चन का जवाब देके कि एक लाइन में कह दो कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने वहाँ मकान क्यों बना लिया। ठीक है, गलती है उनकी गलती नहीं है। अगर प्रशासन की गलती थी, अगर मकान बना रहे तो रोकना चाहिए था उनको, क्यों नहीं रोका नगर निगम ने? शासन इनका ही था, 25 साल से इनकी तो है ना सरकार यहाँ नगर निगम में, तो क्यों नहीं? छोटी सी जो जन संस्था है, जो नगर निगम है, वही देखती है सारा काम, राज्य सरकार नहीं देखती है सब काम, लेकिन वो तो देखती है, उसको देखना चाहिए था। तो ये सारी बातें हम लोग अपनी बात को कह कर केवल किसी और पर डालकर हम अपने कर्तव्य से पलायन नहीं कर सकते। हम अपने कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए, और अगर नहीं हुआ है तो उसे एक्सेप्ट भी करना चाहिए कि हाँ ये मेरी गलती रही, मैंने ये काम नहीं करवा पाई, नेक्स्ट टाइम इस काम को लूँगी, ये होना चाहिए। बीजेपी के जो दोनों विधायक हैं उनकी तरफ से एक बात कही जाती है, और बीजेपी के जो नेता हैं, अन्य कार्यकर्ता हैं, उनका भी ये कहना है कि 20 साल का कार्यकाल जो था दोनों विधायकों का, 20 साल के कार्यकाल में 2 बार ऐसा हुआ है कि प्रदेश स्तर पर कांग्रेस की सरकार आई है। तो जब कांग्रेस की सरकार आई तो इनको काम नहीं करने दिया गया। इस बात में आपको कितनी सच्चाई लगती है? देखिए, ये तो केवल इनकी कहने की बातें हैं। जो काम नहीं करता वो कहता है ऐसा। इनकी सरकार आई थी, मंत्री थे ना दोनों, क्या कर रहे थे ये लोग? मंत्री थे, इनकी सरकार आई 2013 में, इनकी सरकार थी, इन्होंने क्या काम किया वो बता दे 13 का। और ये कह रहे हैं कि अशोक गहलोत जी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, इनको काम नहीं करने दे रहे। कांग्रेस की सरकार में CM साहब ने 2.5 करोड़ से 5 करोड़ कर दिए MLA फंड। तो ये काम रोकने के लिए किया है क्या? काम करने के लिए किया ना, कि भाई आप काम करो, 2.5 करोड़ में आपका काम नहीं हो रहा, 5 करोड़ लो। 5 करोड़ के बाद भी अगर आपने कोई ऐसा प्लान बनाया और CM साहब को दिया और CM साहब ने नहीं पास किया, तो वो बताए जनता को। ऐसा आज तक नहीं हुआ है, क्योंकि CM जब से अशोक गहलोत जी बने, किसी ने भी अपनी मांग रखी है, उन्होंने बढ़ चढ़ के उसके लिए वित्तीय स्वीकृति दी है। कोई अगर 2 लाख की कहता तो वो 5 लाख देते हैं उस काम के लिए, जनता के काम के लिए। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है, 2.5 करोड़ से 5 करोड़ कर दिया आपका। उसके बाद भी 400 करोड़ रुपये पुष्कर प्राधिकरण को दिया ना उन्होंने, अजमेर को दिया 250 करोड़, अभी 1500 करोड़ की सड़कों का उद्घाटन किया, अभी 887 करोड़ चिकित्सा विभाग को दिया, 337 करोड़ की वो अस्पतालें बनाई, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में अस्पताल बना, वो कॉलेज को मेडिकल कॉलेज बना रहे, नर्सिंग कॉलेज बना रहे। तो उनका विज़न बहुत बड़ा विज़न है, और उस विज़न में आप काम ही नहीं करना चाहते हो, केवल दोष ही दोष दोगे तो इससे काम नहीं चलता। जनता समझती है, पढ़ी लिखी जनता, ये अनपढ़ जनता नहीं है। जो आप केवल उनको कह दोगे, बरगला दोगे, झूठ बोल दोगे, जुमला फेंक दोगे, तो उससे सरकार कलते लोग मान जाएंगे कि आपने काम किया और कोई करने नहीं देना। आपका कोई हाथ नहीं पकड़ रहा, आपका कोई रोक नहीं रहा। आप 4 साल से बैठी रही, और 4 साल के बाद आज 5वें साल चुनाव में आपको याद आ रही है काम की? 5 करोड़ के कौन से प्रस्ताव बनाए आपने? 4 साल तक क्यों नहीं बनाए? हर साल 5 करोड़ रुपए मिल रहे हैं ना आपको, क्यों नहीं बनाए आपने? 5 करोड़ 25 करोड़ रुपए कहाँ गए? कौन सा प्रस्ताव लगा? जनता पूछेगी इनसे कि 25 करोड़ रुपए कहाँ करें आपने, कौन सा प्रोजेक्ट बनाया, किस प्रोजेक्ट में काम में लिया? ये जनता सवाल करेगी, मैं नहीं कर रही हूँ, जनता इस बात को सवाल करेगी। अभी आपको देखना। एक अभी आपने अस्पतालों की बात की, स्वास्थ्य सुविधाओं की बात की, तो अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में तो JLN हॉस्पिटल है, सब उसके हालात जानते हैं। लेकिन अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के अंदर सैटेलाइट हॉस्पिटल है, उसकी हालत भी दयनीय है। कई विभाग ऐसे हैं जिनमें डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, पर्याप्त नर्सिंग स्टाफ नहीं है, लोगों की भीड़ लगी रहती है घंटों तक, और जब नंबर आता है तब तो पता चलता है कि अस्पताल बंद होने का टाइम हो गया। तो कई सारी जो विसंगतियां हैं वो सामने हैं, परेशानियां सामने हैं। तो आप विधायक बनने पर इन सारी परेशानियों को कैसे दूर करेंगे? बिल्कुल, देखिए, जनता के अनुपात में हम डॉक्टर्स की व्यवस्था करने की बात करेंगे,
क्योंकि आज तक कोई ने प्लान ही नहीं दिया अभी तक। सीएम साहब को ऐसा कोई प्लान ही नहीं दिया इन्होंने कि भाई दोनों एमएलए हैं। मान लिया मैंने विपक्ष में, बल्कि विपक्ष की तो ज़्यादा सुनी जाती है, एक बार को पक्ष की नहीं सुनी जाती है, लेकिन विपक्ष की तो ज़्यादा सुनी जाती है, क्योंकि उन्हें पता है सरकार में कि भाई विपक्ष हमारा ज़्यादा विरोध करेंगे तो उनकी बात जल्दी से जल्दी सुन दे। ऐसा नहीं है, तो ऐसा प्लान होना चाहिए जिससे जनता को राहत दे सके हम। कोई भी बात है, हो सकता है डॉक्टर की कमी हो सकती है, स्टाफ की कमी हो सकती है, लेकिन हमारी ड्यूटी है उसको पूरा करवाना, उसको लगवाना और उस बात की व्यवस्था को देखना, ये हमारी ड्यूटी होती है। आखिर में आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ रही हूँ और संक्षिप्त में मैं इसका जवाब भी चाहूँगी। यदि आपको टिकट नहीं मिलता है, लॉजिकल सवाल है एकदम जेन्युइन, कि अगर आपको टिकट नहीं मिलता है तो आपका स्टैंड क्या रहेगा? देखिए, अगर मुझे टिकट नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, ये पार्टी की रीति नीति है कि मेरे को नहीं दिएगी, कभी आगे मौका देगी, लेकिन मैं एक सेवा दल की कार्यकर्ता हूँ, पार्टी से 35 सालों से जुड़ी हुई हूँ और आगे भी जब तक जीवन उपरांत मैं तो पार्टी से जुड़ी रहूँगी और पार्टी का काम दाम करती रहूँगी। ये थी खास मुलाकात नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी कोली के साथ में, जो अपनी एक गुट निरपेक्ष छवि के तौर पर, ये किसी भी गुट से संबंध नहीं रखती हैं, गुट निरपेक्ष छवि है और जनता के बीच इनकी पहचान काफ़ी सशक्त है। महिला सशक्तिकरण की बहुत बड़ी पुरोधा भी हैं, मानी जाती हैं, सपोर्ट करती हैं महिलाओं को। नशे की लत ले लीजिए, राशन की समस्या ले लीजिए, स्वास्थ्य सुविधाओं को ले लीजिए, हर एक मुद्दे पर इन्होंने खुलकर अपनी राय रखी है। इन्होंने अजमेर की जो दक्षिण विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ की विधायक जो हैं अनीता बदेल, इनको लेकर भी अपनी जो बयान है पूरी बेबाकी से दिया है। इन्होंने हिसाब मांगा है जनता की तरफ से कि 5 साल में जो 5-5 करोड़ रुपए सालाना मिलता था, उसका हिसाब क्या है अनीता बदेल की तरफ से, क्या प्रोजेक्ट बनाए गए, क्या उनके कार्यकाल की 20 साल के कार्यकाल की क्या उपलब्धियां रहीं, ये सारे जवाब जनता की तरफ से द्रौपदी कोली ने मांगे हैं। तो ये द्रौपदी कोली हैं जिन्होंने अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र को विकसित करने के लिए अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है। द डेजर्ट एक्सप्रेस के साथ मैं मनीषा शर्मा।